दोस्त 26 साल के तलाकशुदा महिला गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर बैठकर कामाख्या एक्सप्रेस का इंतजार कर रही थी। तभी उसकी नजर दो व्यक्तियों पर पड़ती है, जिसमें से एक व्यक्ति को देखकर वह हैरान हो जाती है। दोस्तों, उसका वह वही तलाकशुदा पति होता है जिसे वह 6 सालों के बाद देख रही थी, जिससे वह 6 सालों से अलग रह रही थी। दोस्तों, एक ट्रेन आती है जिसमें दोनों बैठकर चले जाते हैं और उनके जाने के बाद वो यादों में खो जाती है। पति को जान से ज्यादा प्यार करती थी, जिसे पाने के लिए न जाने कितने व्रत रखे थे, न जाने कितनी तपस्या की थी। उस पति से 2 ही सालों में उसका तलाक हो जाता है। वह उसकी यादों में खो जाती है, सिसक सिसक कर रोने लगती है। तभी उसकी वो ट्रेन आ जाती है जिसका वो इंतजार कर रही थी। वह अपना झोला उठाती है, उस ट्रेन के अंदर बैठ जाती है। कुछ देर में वो ट्रेन भी चल देती है। दोस्तों, वो महिला कौन थी, कहाँ जा रही थी? बहुत ही दिलचस्प उसकी कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की एक लड़की जिसका नाम गीता होता है। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। बहुत ही खूबसूरत, सीधी साधी, भोली भाली वो एक कपड़े के शोरूम में काम करती थी। जितने भी लोग थे उसकी खूबसूरती और उसके सादगी के दीवाने होते हैं। उन्हीं दीवानों में से उस शोरूम के मालिक का लड़का भी होता है जिसका नाम मोहित होता है। वो गीता के कामों की तारीफ करता, उसके सुंदरता का वर्णन करता और उससे कहता कि जब तुम आती हो मेरी दुकान में तो 4 चांद लग जाते हैं। जिस दिन तुम नहीं आती हो मेरा मन नहीं लगता। तुम बहुत खूबसूरत हो। दोस्तों, 19 साल की गीता कौन सी ऐसी लड़की होगी जिसे अपनी खूबसूरती, जिसे अपनी तारीफ करना पसंद हो। दोस्तों से मोहित की बातें बहुत अच्छी लगती थीं, लेकिन वो सोचती थी कि मालिक है इनका और हमारी कोई बराबरी ही नहीं है। दोस्तों, पलटकर कोई जवाब नहीं देती थी, बस अपने कामों में लगी रहती थी। लेकिन उसका भगवान के ऊपर बहुत ही विश्वास होता है, बहुत अटूट विश्वास था। उसका मानना था जो भी होता है ऊपर वाले के ही मर्जी से होता है। इसीलिए जब भी उसे कोई परेशानी होती थी तो किसी मंदिर में प्रसाद मान लेती थी, 4-5 व्रत रख लेती थी। तो इस तरीके का भगवान पर बहुत विश्वास होता है और वह भी मन ही मन मोहित को चाहने लगती है। वो सोचती है कि अगर ऊपर वाले चाहेंगे तो मेरी और मोहित की भी शादी हो सकती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, इसलिए व्रत रखने लगती है। और एक दिन वह माता वैष्णो से विनती करती है कि माताजी, अगर मेरी और मोहित की शादी हो जाएगी तो मैं आपके दर्शन करने आऊंगी। दोस्तों, उसकी तपस्या ही थी, शायद रंग लाती है। 2 महीने बाद एक दिन मोहित उससे अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि मैंने जब से तुम्हें देखा है मुझे चैन नहीं आता। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, तुमसे शादी करना चाहता हूं। दोस्तों, जब गीता ये बात सुनती है तो वह कहती हैं कि अमीर लोग कब से गरीब को प्यार करने लगे। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन मोहित कहता है कि जैसा तुम सोच रही हो मैं वैसा नहीं हूं, मैं बिल्कुल अलग हूं। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। तुम यह बताओ कि मुझसे शादी करना चाहती हो या नहीं चाहती हो। तो गीता तो चाहती ही थी। शर्माते हुए हां में जवाब देती है। उसके बाद मोहित उसे अपनी बाहों में भर लेता है और आई लव यू बोलता है और उसके बाद यह बात वो अपने माता पिता को बताता है। दोस्तों, उसके माता पिता जब ये बात सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं, उसके ऊपर भड़क जाते हैं, कहते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, वो भी इकलौता लड़का था। उन लोगों का उसकी जिद के आगे उनको हार माननी पड़ती है और 10 जून 2016 को मोहित और गीता की शादी हो जाती है। तो दोनों की शादी होती है। उसके बाद दोनों बाहर चले जाते हैं। 1 महीने का शानदार वक्त बिताने के बाद वापस अपने घर पर आते हैं तो मोहित शोरूम देखने लगता है। लेकिन अब गीता घर की बहू थी तो वह घर में रहने लगती है। लेकिन दोस्तों, यहां पर अमीरी और गरीबी अपने रंग दिखाने लगती है। गीता को मान सम्मान नहीं मिलता जिसकी वह हकदार होती है। उसके साथ उसके ससुर अक्सर उसे ताना मारा करते थे। वो बड़े लोग थे, अक्सर लोगों का आना जाना होता था। उनके घर में तमाम हितैषी मित्र आया करते थे, तो जब भी आते थे तब सिर्फ गीता की ही बात होती थी, जो मोहित की मां थी। उसको सुना सुनाकर बातें किया करती थी। वह कहती थी कि मेरे बेटे की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। इन मां बेटी ने न जाने कौन सा तंत्र मंत्र उस पर कर दिया था कि उस समय उसके बस में हो गया। उसके लिए जीने मरने को उतारू हो गए। 4 दिन खाना नहीं खाया। अब हम भी मजबूर हो गए, इकलौते औलाद के नाते उठा लाए इसको इसके घर से। और यह समझो कि अब क्या कहें, कुछ कहते नहीं बनता है तो उसकी हां में हां मिलाते हैं, क्योंकि वो जिस तरीके के लोग होते हैं
उसी तरीके के अपने मित्र भी बनाते हैं, तो शायद उसकी सास के भी जो सहेलियां वगैरह थीं वह भी वैसी थी। वह भी दो चार बातें बोलने में पीछे नहीं हटते थी। वह भी लक्ष्मी को कह देती थी कि देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि नौकरानी घर की बहू रानी बन जाती है, लेकिन ऐसी लड़कियों से सावधान रहना चाहिए। न जाने कब ये ससुराल का सारा धन मायके में भिजवा दें, पता ही नहीं चलता, तो तुम भी सावधान रहना। दोस्तों, ये सब बातें गीता को सुनाकर की जाती थी, उसको परेशान करने के लिए की जाती थी। गीता जो है अपने कमरे में जाके रो लेती, और मोहित से जब बातें कहती तो मोहित भी बोलता, कोई बात नहीं, ध्यान मत दो, अब हम लोगों ने शादी किया है, अपनी मर्जी से तो कुछ ना कुछ तो सहना ही पड़ेगा, लेकिन सहने की भी एक हद होती है। घर में गीता के लिए तमाम परेशानियां होती हैं। नॉनवेज नहीं खाती थी, लेकिन उस घर में हमेशा नॉनवेज बनता रहता था। गीता मोहित को बताने का प्रयास करती तो मोहित भी एक दिन उस पर भड़क गया। वह कहता है कि इतने बड़े घर में इतनी छोटी सोच के साथ तुम कैसे रह पाओगी? तुम्हें नॉनवेज नहीं अच्छा लगता, तुम्हें कॉफी बनाना नहीं आता, तुम्हें लोगों की बातें नहीं पसंद है, क्या सारा कंप्रोमाइज हम ही करेंगे? कुछ तुम्हें भी करना पड़ेगा। वाकई में तुम लोगों की दुनिया ही अलग है, तुम्हें अपनी ही दुनिया में रहना चाहिए। और तुम जितनी भोली हो, जितनी सीधी हो, आज के जमाने में ऐसे लोगों को पागल कहा जाता है। ऐसे लोग दूसरों को भी पागल कर देते हैं, और मुझे भी लगता है कि मैं भी पागल हो जाऊंगा। जब मोहित का रवैया गीता देखती है तो परेशान हो जाती है। वो कहती है कि अब आप भी ऐसी बातें करोगे? मोहित कहता है, कौन सा मैं गलत कह रहा हूं? और तुम यार ऐसे झिक-झिक करती हो, थोड़ा बर्दाश्त करके रहा करो दोस्तों। उसी दिन से मोहित और गीता के मन में मनमुटाव पैदा हो जाता है। एक दिन तो हद हो जाती है। गीता के माता पिता अपनी बेटी से मिलने के लिए आते हैं, टेम्पो से उतरते हैं। उनके पास छुट्टे नहीं होते हैं, तो यह कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं घर में से लेकर आता हूं दोस्तों। वो जाते हैं गीता के पास और कहते हैं कि बेटा 100 रुपए देना, ऑन्टो वाले को देना है। वो चली जाती है अंदर रुपए लेने। इधर जो उसकी सास गीता को वह 4 बातें सुना देती है। कहती है कि जब भाड़ा नहीं था, आने की क्या जरूरत थी, और टेम्पो को लेकर जब मर्जी चले आते हो, हमारे रेपुटेशन का जरा भी ख्याल नहीं होता और हमारी बेइज्जती होती है। सबको पता है कि तुम उसके सास ससुर हो। इसके अब उनको इतनी बातें सुना देती हैं दोस्तों। यह बात सुनकर तो उसके माता पिता दंग रह जाते हैं, क्योंकि गीता कभी भी अपने मायके में नहीं बताई कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, लेकिन आज वो लोग सुन लेते हैं दोस्तों। उसके बाद गीता निकलकर आती है, 100 रुपए देने लगती है। कहते हैं बेटा रहने दे, कोई बात नहीं, हमारे पास पैसे हैं, हम उसको दे देते हैं। चाहे जहां से छुट्टे कराकर दोस्तों बाहर जाते हैं, उसके बाद उसी टेम्पो में बैठते हैं, वापस अपने घर पर चले जाते हैं। गीता बाहर जाकर देखती है तो उसके माता पिता चले जाते हैं। फिर उसकी सास उसे 2 बातें सुना देती है। वो कहती है कि ऐसे ही लोगों को उनकी औकात याद दिलाओ तो उनको मिर्ची लगने लगती है। तो इस बात पर गीता को भी गुस्सा आ जाता है। कहती हैं कि मम्मी, आप जितना समझ रही हो इतने भी गिरे हम लोग नहीं हैं। आज मेरे माँ बाप आपके घर से चले गए, आपके द्वार से चले गए, तो क्या आपकी इज्जत इसमें बढ़ गई? फिर उसकी सास कहती है कि ज्यादा जुबान लगाने की जरूरत नहीं है, तुझे इतनी ही तकलीफ है तो तू भी जा सकती है, इस घर से तेरा भी यहां पर कोई काम नहीं है। दोस्तों, उसी वक्त वो अपना सामान उठाती हैं, जो भी थोड़ा बहुत उसके पास समझ में आता है। उसके बाद उस घर से निकल जाती है। और उसके बाद जब शाम को मोहित आता है, उसके पिताजी आते हैं। उनके आते ही जो मोहित की मां थी, वह कहती है कि बेटा, मैंने तो बस इतना ही कहा कि जब भी आप लोग आया करिए, तो मान लो आपके पास गाड़ी नहीं है तो गाड़ी बुक करके अच्छी सी आया करो, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि हम जो हैं आप लोगों के रिश्तेदार हैं, तो इसमें से थोड़ा सा आप लोग भी ख्याल रखें। और मैंने इतना ही बोला था कि बेटा, वह लोग यहां से भाग गए। उसके बाद उसकी जो बेटी है मुझसे उल्टा सीधा बात करने लगी। उसके बाद बेटा वह भी चली गई। दोस्तों, मोहित बोला कि मां ने इतना ही नहीं कहा होगा, जरूर तुमने कुछ कहा होगा, क्योंकि गीता जो है बहुत सीधी है, बहुत भोली है, और तुमने जरूर उसके दिल दुखाने वाली कुछ और बातें कही होंगी। तो उसकी मां भड़क जाती है, उसके पिताजी भड़क जाते हैं। कहते हैं तुझे विश्वास नहीं हो रहा है तो खुद जाकर पता कर लें, और वहां पर जाएगा तो तेरे कान तो भरे जाएंगे, जा तेरी मर्जी। अब दोस्तों, वो उसी वक्त जो है गीता को फोन लगाता है, लेकिन गीता जो है ये कहकर फोन काट देती है कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, हम लोग आपके लोगों के लायक नहीं हैं, आप लोग बड़े लोग हैं, हम लोग किसी काम के नहीं हैं।
तो अब मैं आपसे बात नहीं करूंगी। दोस्तों इतना कहकर फोन काट देती है और यहीं से उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। मोहित के माता पिता उसके खिलाफ उसके कानों में तमाम बातें भरते हैं और उसके बाद जबरदस्ती उसका और गीता का तलाक करवा देते हैं। अब तलाक में 5 लाख का मुआवजा भी गीता को मिलता है, लेकिन गीता यह कहकर मना कर देती है कि जब आप मुझे नहीं समझे तो आपके पैसों का मुझे कोई काम नहीं है। आप अपने पैसे अपने पास रखें और हम लोग आपको बता देना चाहते हैं कि हम लोग कोई गिरे लोग नहीं हैं। जाइए, आपसे कोई शिकवा नहीं है। दोस्तों फूट फूट कर रोने लगती है और उसके बाद मोहित से उसी दिन से उन दोनों का साथ छूट जाता है। उसके बाद मोहित अपनी दुकान में व्यस्त हो जाता है। उसके लिए तमाम रिश्ते आने लगते हैं और इधर जो गीता होती है वो एक और दुकान पर कहीं काम पकड़ लेती है, काम करने लगती है। धीरे धीरे दोस्तों 4 साल बीत जाते हैं, लेकिन दोस्तों उसके बाद गीता को इतनी टेंशन हो जाते, इतनी चिंता हो जाती है कि उसकी तबीयत खराब रहने लगती है। उसके पिता भी अक्सर बीमार रहने लगते हैं। देखते देखते 4 सालों का वक्त बीत जाता है। एक दिन गीता को ध्यान आता है कि मैंने माता वैष्णो देवी के दर्शन माने थे। मैं जा नहीं पाई तो वो अपनी माँ से कहती है, अपने पिता से कहती है कि मम्मी मैं जाना चाहती हूं। तो कहते हैं कि बेटा क्या तू अकेले जा सकती है तो जा, हम तो तेरे साथ जा नहीं पाएंगे। तो गीता कहती है मैं चली जाऊंगी। कंप्यूटर सेंटर पर टिकट पूछती है तो टिकट वाला बोलता है कि हाँ, कामाख्या एक्सप्रेस है जो कामाख्या माता वैष्णो देवी कटरा के नाम से है, वहां तक ट्रेन जाती है। कोशिश करूंगा कि 2 दिन के बाद की टिकट तुम्हारा निकाल देता हूं। वो टिकट के पैसे देकर आती है और 2 दिन के बाद किसकी टिकट निकल जाती है और उस दिन स्टेशन पर बैठकर उसी ट्रेन का इंतजार कर रही थी जब उसके सामने उसका पति और उसका कोई परिचित होता है जो एक दूसरी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। और वह ट्रेन आती है तो उसमें बैठ जाते हैं। दोस्तों जब उसकी ट्रेन आती है तो ट्रेन में जाती है, अपने सीट पर बैठ जाती है। ट्रेन भी चल देती है। गुमसुम सी बैठी हुई वो अपने पति के बाद में अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में सोचने लगती है। दोस्तों 10-15 मिनट ट्रेन चली होगी, तभी गीता के कानों में एक आवाज पड़ती है जिसे सुनकर दंग रह जाती है। दोस्तों मोहित की आवाज होती है। वह बोलता है कि कहाँ जा रही हो। गीता दोस्तों जब उसको देखती है उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वह उसे हैरानी भरी निगाहों से देखती है कि अभी तो दूसरी ट्रेन में गए थे, ये इस ट्रेन में कैसे आ गए। फिर मोहित बोलता है कि मुझे नहीं ले चलोगी। माताजी के दर्शन कराने दोस्तों वो सिसक सिसक कर रोने लगी थी और उठ के खड़ी हो जाती है और कहती है बैठिए दोस्तों। मोहित वहां पर बैठ जाता है। उसके बाद सारे लोग जितने कंपार्टमेंट में थे हैरानी भरी निगाहों से देखते हैं। मोहित कहता है मुझे माफ कर दो गीता, और मैंने बहुत तुम्हें तकलीफ दिया है। गीता कुछ नहीं बोलती। फिर वो कहती हैं मैं आपकी लगती ही क्या हूं जो मैं आपको माफ कर दूं। वह कहती हैं लेकिन आप तो दूसरी ट्रेन में गए थे, तो इस ट्रेन में कैसे आ गए। वो बोलता है कि अच्छा तुमने मुझे देखा था तो बुलाया क्यों नहीं। बोली मैं क्यों डिस्टर्ब कर दूं। दूसरों को तो कहता है कि वह मेरा दोस्त था, मैं उसे छोड़ने आया था, कहीं जा रहा था, और वह भी दोस्त था जिसे तुमने आज का टिकट निकलवाया है। तो जो टिकट निकालने वाला था मोहित का दोस्त होता है। मोहित उससे अक्सर अपने दिल की बातें कहा करता था कि यार मैं लक्ष्मी से बहुत प्यार करता था, अपनी पत्नी को जान से ज्यादा चाहता था, लेकिन शायद अमीरी गरीबी हम दोनों के बीच में आ गई, और बहुत अच्छी लड़की थी। अक्सर उससे अपना दर्द बयां करता था और यही चाहता था कि काश उसकी पत्नी उसे दोबारा मिल जाए। तो कंप्यूटर वाला दोस्त उसकी बातें जानता था। जब गीता उसके पास जाती है टिकट निकलवाने के लिए, तो वो उससे 2 दिन बाद का टिकट निकालने के लिए कहता है। उसके बाद मोहित को फोन करता है, क्या तुम्हारी जो पत्नी है जिसकी तुम बातें करते हो वह तो माताजी के दर्शन करने जा रही है। तो मोहित उससे कहता है कि हाँ यार, वो मुझे ही पाने के लिए मेरे लिए ही उसने मान्यता मानी थी। कई बार उसने कहा कि चलो माता वैष्णो देवी के दर्शन करके आते हैं, लेकिन मैं ही उसको नहीं लेकर जा पाया। और अब यार वो जा रही है, शायद इसीलिए जा रही होगी कि उसने मान्यता मांग रखी थी। एक काम करो, मेरा भी टिकट उसके साथ ही निकाल दो और मैं भी जाऊंगा। गीता से माफी मांगूंगा, माताजी के दर्शन करूंगा, क्या पता माताजी हमको फिर से एक कर दें। दोस्तों उसके बाद उस दिन स्टेशन पर जब गीता वहां पर ट्रेन का इंतजार कर रही थी, तो मोहित अपने दोस्त को ट्रेन में छोड़ता है। वो कहीं जा रहा था और उसके बाद अगले दरवाजे से उतर जाता है। उसको उतरते हुए गीता नहीं देख पाती है, और जैसे ट्रेन आती है और गीता अपनी सीट नंबर आती है, कामाख्या एक्सप्रेस में बैठ जाती है, तो फिर वो गीता के पास आता है। गीता से यह बातें कहता है, गीता मुझे माफ कर दो,
मुझे भी माताजी के दर्शन करवाने के लिए ले चलो। आखिरकार तुमने मेरे लिए ही यह मान्यता मानी थी। आज मैं तुमसे अलग रह रहा हूं। तुम्हारे साथ हम लोगों ने ऐसा किया, लेकिन फिर भी तुम वह मान्यता शायद पूरा करने जा रही हो। गीता रोने लगती है और कहती हैं कि हाँ, मैं इसीलिए जा रही हूं। मोहित उसके हाथों को अपने हाथ में ले लेता है, कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें अभी भी बहुत प्यार करता हूं। दोस्तों, उस कंपार्टमेंट में जितने लोग थे हैरानी भरी निगाहों से दोनों को देखते हैं। उसके बाद अपना टिकट निकालता है, बोलता है कि देखो, यह हम दोनों का टिकट मैंने करवा रखा है, चलो मेरे साथ दोस्तों। उनका एसी का कोच होता है, उसमें उनकी सीट होती है। कुछ देर बाद वो गीता को लेकर उस डब्बे में चला जाता है और उसके बाद दोनों अगले दिन माता वैष्णो देवी पहुंचते हैं। माता जी के दर्शन करते हैं। 2-3 दिन वहां पर इधर उधर घूमते हैं। दोनों एक पति पत्नी की तरह हर जगह माथा टेकते हैं। उसके बाद वहां से आते हैं तो मोहित गीता के ही घर जाता है, उसके माता पिता से मिलता है, उनसे माफी मांगता है। उसके बाद गीता को अपने घर पर लेकर आता है। जब घर पर लेकर आता है तो उसकी सास और उसके ससुर यानी कि मोहित के माता पिता जब देखते हैं, समझ जाते हैं कि मेरे बेटे की जिंदगी है। हम लोगों ने बहुत जो किया इन दोनों के साथ बहुत ही गलत किया, और गीता से कहते हैं कि बेटा, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई। हम तुम लोगों को समझ नहीं पाए और मोहित तुम्हें जान से ज्यादा चाहता है, बहुत प्यार करता है, लेकिन हम बेवकूफ समझ नहीं पाए। बेटा, हमें माफ कर दो। दोस्तों, उसके बाद गीता भी रोने लगती है, उन लोगों के पैर छूती है और उसके बाद वो लोग उसके माता पिता को बुलाते हैं। सारे लोग एक साथ बैठकर कुछ दिन तक एक दूसरे से जो शिकवे गिले थे उसको मिटाने का प्रयास करते हैं, भेदभाव मिटाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, 2016 में उनकी शादी हुई थी। 2018 में दोनों अलग हो गए थे और फिर 2023 में मोहित और गीता एक बार फिर दोनों की मुलाकात होती है और माता रानी की कृपा से दोनों का एक बार फिर से घर बस जाता है। तो दोस्तों, यह बहुत ही अच्छी कहानी मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।